हेलो एवरीवन, बीपीएससी मेंटोर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इरूटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 11 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ये वीडियो आने वाले 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। इसके अलावा भारत में पुर्तगालियों के आगमन से तंबाकू, आलू, टमाटर की खेती, जहाज का निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की भी शुरुआत हुई थी। और भारत में सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, जो कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है। और सबसे अंत में वापस जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था अंग्रेजों और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि प्लासी के युद्ध के समय भारत में मुगल सम्राट कौन था। अगला प्रश्न है, सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1852 ईस्वी में। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बार्टले फ्रोरे द्वारा सिंध राज और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया था। और इसके बाद 1854 से 1931 तक डाक टिकटों पर महारानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठे के चित्र वाले डाक टिकट ही मिलते थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, काठी से राज्य की पूरी भूमि की माप ली जाती थी। तो ये सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। ये भी सही है। कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। ये भी सही है। जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे। तो ये गलत है। यहाँ पर जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली नहीं करते थे। यहाँ पर कृषक जो है डायरेक्ट राजस्व जमा करता था। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। और शिवाजी का जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स विल्सन। भारत में जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 में भारत का पहला बजट तैयार किया और पेश किया। अगला प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लैंसडॉन। वर्ष 1893 ईस्वी में ब्रिटिश सिविल सेवक सर हेनरी एम डुरंड और उस समय के अफगान शासक आमिर अब्दुल रहमान के बीच डुरंड रेखा के रूप में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडॉन था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1902 ईस्वी में। केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक इकाई है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में अपने अफसर को 29 मार्च को 1857 को बैरकपुर छावनी में गोली मार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप
मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर बंगाल में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेज़ों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज़ को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने का महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष मैंगल्स ने यह कथन वर्ष 1857 में ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष मैंगल्स का। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? तो पहला कथन है, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए, यह सही है। कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले, ये भी सही है। सैनिक व्यय में कमी की जाए, ये कथन भी सही है। भारतीयों से गठित एक आयोग प्रशासन की जांच करे, तो ये गलत है। यहाँ पर जो कांग्रेस की चौथी मांग थी वो थी एक शाही आयोग भारतीय प्रशासन की जांच करे, तो यहाँ पर भारतीयों से गठित नहीं होगा, ये होगा शाही आयोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1, 2, 3। 1, 2, 3 कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 को कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये कथन सही है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, ये कथन भी सही है। एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, तो ये कथन भी सही है। और सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, ये भी सही है। और ये इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और आखिरी कथन है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये कथन भी सही है। और ये मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सारा कथन, पांचों कथन जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1864 और 1865। भारत में तेज़ी से खत्म हो रही जंगल की समस्या को हल करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 में वन विभाग की स्थापना की एवं प्रथम वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 ईस्वी में हुआ था, उसमें बिहार के एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, परंतु दूसरे अधिवेशन में शालिग्राम सिंह, विश्वेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा एवं गजधर प्रसाद शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। पारमिता का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल होता है, इसलिए इसमें स्तूप होना आवश्यक था। और चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है, तो इसमें स्तूप होना अनिवार्य नहीं था। अगला प्रश्न है, किस मूर्ति कला में सदैव हरित, अस्तरित या शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भरहुत मूर्तिकला। भरहुत मूर्तिकला में सदैव हरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था। और भरहुत स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने स्थापित कराए, परंतु 2री शताब्दी ईसा पूर्व में
शुंग काल के दौरान इन स्तूपों का कलात्मक कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, तो इसका सही उत्तर है मणिग्राम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्राचीन भारत में व्यापारियों के निगम को मणिग्राम कहा जाता था। अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है और चतुर्वेदी मंगलम उस गांव को कहा जाता था जिसमें पूर्णतः ब्राह्मण रहते थे। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों तथा जैनियों से है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, हके शर्ब कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंचाई पर। हके शर्ब कर सिंचाई पर लगाया जाता था, जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लिया जाता था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलाहे कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। सुलाहे कुल का अर्थ है सभी के साथ शांति, और अकबर की सुलाहे कुल की धार्मिक नीति ने राज और धर्म को पृथक करने का प्रयत्न किया था, और अकबर ने 1882 ईस्वी में दीन-ए इलाही की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस्लाम शाह। सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जिसका निर्माण कार्य आरंभ शेर शाह ने किया था, जबकि उसे पूरा इस्लाम शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो तीन कठिया पद्धति का संबंध नील की खेती से था, जिसके तहत चंपारण में किसानों को अपने ज़मीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नील की खेती। और इसी के विरोध में 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुई थी, जिसकी रूपरेखा राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार की गई थी। अगला प्रश्न है, द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुप्रसाद सेन द्वारा। 1875 ईस्वी में गुरुप्रसाद सेन द्वारा द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन पटना से प्रारंभ किया गया था, और ये बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला अंग्रेजी अखबार था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अब्दुल बारी। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह ने भोजपुर से एवं पीर अली ने पटना से आंदोलन का नेतृत्व किया था, परंतु अब्दुल बारी को 1946 ईस्वी में बिहार के दंगा पीड़ितों के बीच गांधी जी के साथ मिलकर काम करने के लिए याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मां का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोल्य वंश। गौतम बुद्ध की मां महामाया कोल्य वंश से संबंधित थी, परंतु गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य नामक क्षेत्रीय कुल में हुआ था। तो गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे और उनकी माता महामाया कोल्य वंश की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किनका संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इसमें राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी और अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। जयप्रकाश नारायण का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था, और इन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। अगला प्रश्न है, लछुआड़ किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ स्थित है? लछुआड़ जैन धर्म से संबंधित स्थल है और ये जमुई में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, और यहाँ एक भव्य जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मखदूल मुल्क।
मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मखदूल मुल्क था। अगला प्रश्न है 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 वर्ष एवं 14 वर्ष। 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था और लाला लाजपत राय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे और इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है। पहला कथन है दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत, तो ये सही है। दीवाने मुस्तखराज पद का सृजन, तो ये कथन भी सही है। दीवाने रियासत और शहनाई मंडी नामक विभागों की स्थापना, ये कथन भी सही है। और इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई इक्ता प्रणाली की समाप्ति, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये चारों कथन जो है वो सही है। और दीवाने मुस्तखराज पद का मुख्य कार्य राजस्व को जमा करना था। अगला प्रश्न है मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जहांगीर। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला प्रश्न है चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबर और मेदिनी राय। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार होती है। अगला प्रश्न है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलन किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीदुद्दीन गंजे शकर। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित पवित्र आदि ग्रंथ को बाबा फरीद के नाम से मशहूर सूफी संत फरीदुद्दीन गंजे शकर के विचारों को संकलित किया गया है। इसके अलावा आदि ग्रंथ में रौदास, कबीर, नानक आदि संतों के भी वाणी शामिल हैं। अगला प्रश्न है अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तंजानिया। साहित्य के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया है और उन्हें ये पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य देश में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भाविना पाटिल का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैरा टेबल टेनिस। भाविना पटेल गुजरात की मेहसाना ज़िले की एक पैरा एथलीट हैं और इनका संबंध टेबल टेनिस से है और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में क्लास 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाकिस्तान। पाकिस्तान के नौशेरा ज़िले के पाब्बी में 3 अक्टूबर को एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना RATS के तत्वाधान में पब्बी आतंकवाद विरोधी अभ्यास 2021 आयोजित किया गया। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में एससीओ के कितने सदस्य हैं और कौन कौन हैं। अगला प्रश्न है किस देश में भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए SHWAS और AROG ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिडबी। SHWAS कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को सिडबी की सहायता है और AROG कोविड-19 महामारी के दौरान रिकवरी और जैविक विकास के लिए एमएसएमईज को सिडबी की सहायता है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से बढ़ाना है, जिससे उनके बीच आपसी समझ को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूएसए। ईडा तूफान ने अमेरिका के लुसियाना में तबाही मचाई थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया है और अब वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 6 विभाग होंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेकचंद। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक टेकचंद थे और समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा थी। अगला प्रश्न है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूटान। भूटान में भारत की सहायता से निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को यूके स्थित सिविल इंजीनियर्स संस्थान द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग नामक पुस्तक उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 4 साल के कार्यकाल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया पाइथन 5 मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। पाइथन 5 एक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसका परीक्षण DRDO के माध्यम से किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक के वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कनाडा। 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बना है। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इदरीस डेवी इत्नो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाड। अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति इदरीस डेवी इत्नो की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में अप्रैल 2021 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 156। सिप्री 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 156 है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आवास एवं शहरी मंत्रालय। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल ऑनबोर्डिंग तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है।
और वर्तमान में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। अगला प्रश्न है 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पर गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। पहला कथन है, भारतीय महिला भारोत्तोलक झिल्ली दल बेहेटा ने 45 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तो ये कथन सही है। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा स्वर्ण पदक जीता। तो ये कथन गलत है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और कांस्य पदक जीता था। इस चैंपियनशिप का आयोजन उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। ये कथन सही है। और अंक तालिका में चीन शीर्ष स्थान पर रहा। ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, और इसमें मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के वैज्ञानिकों ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से पादप आधारित वायु शोधक यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 41.8 अरब डॉलर। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और उसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कर्नाटक और केरल के विभिन्न संगठनों ने तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है, और तुलु एक द्राविड़ भाषा है। अगला प्रश्न है, अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 29 जुलाई। अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और इसका थीम था बिल्डिंग अ फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड। ये सही है। दूसरा है विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, और इसका थीम था कम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। ये भी सही है। इसके बाद तीसरा है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल क्लाइमेट एक्शन। ये गलत है। पृथ्वी दिवस 2021 का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ। उसके बाद है विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। ये सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी दिवस क्लाइमेट एक्शन। ये गलत है। अगला प्रश्न है, विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विराट कोहली को। विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया। इसके अलावा 1980 के दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कपिल देव को और 1990 के दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर सचिन तेंदुलकर को चुना गया था। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया, जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2025 तक। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देकर जमीनी स्तर पर उद्यमी को बढ़ावा देना है, और इसका विस्तार 2025 तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है सिडबी के नए चेयरमैन एस रमन हैं। ये सही है। नैस्कॉम के नए चेयरपर्सन
रेखा मेनन है, ये भी सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन हैं, ये भी सही है। और माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 चरणों में। बिहार में वर्ष 2021 में पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में संपन्न हुआ, जो कि 24 सितंबर से शुरू होकर 12 दिसंबर तक हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर कनक साहा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण पटना के राजेंद्र नगर में प्रेमचंद्र रंगशाला एवं मोइनुल हक स्टेडियम के बीच किया गया है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति थे और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। फ्रांस के जीन फिलिप वासल और एनी लेकेटन को संयुक्त रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जितेंद्र कुमार। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने सेना सचिव कार्यालय के निदेशक पद पर पदस्थापित जितेंद्र कुमार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया है। और जितेंद्र कुमार बिहार के पटना के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, आयुष संवाद मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान कार्यक्रमों में से एक। आयुष संवाद आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर जन जागरूकता अभियान है। अगला प्रश्न है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 को नीति आयोग के प्रतियोगिता संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है और 2020 की रैंकिंग में कर्नाटक ने प्रमुख राज्यों की श्रेणी में अपना पहला स्थान बनाया है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। टॉमटैम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक मॉस्को दुनिया का सबसे भीड़भाड़ वाला शहर है और इस सूची में दूसरे स्थान पर मुंबई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धौलावीरा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता की धौलावीरा, जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, को शामिल किया गया है और धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है और सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल है और इसकी खोज 1968 में जगतपति जोशी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन थ्रस्ट संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनधिकृत पैकेज पेयजल की बिक्री पर रोक। ऑपरेशन थ्रस्ट आरपीएफ द्वारा चालू किया गया है, जिसका उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए अनधिकृत पैकेज पेयजल की बिक्री पर रोक लगाना है। अगला प्रश्न है, सक्षम अभियान
भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। सक्षम अभियान भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और वर्तमान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप पुरी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो मुद्रा बाजार एक अल्पकालीन बाजार है जिसका घटक कोषागार बिल, वाणिज्यिक पेपर, सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट्स, कॉल मुद्रा आदि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा और निवेश की कमी, ये चारों समस्या निरंतर रूप से जुड़ी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना आरंभ की गई? स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भारत सरकार की एक पेंशन योजना है जिसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया था और वर्तमान में इस योजना का स्थान अटल पेंशन योजना, जो कि मई 2015 में प्रारंभ किया गया था, ने ले लिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2010। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण हेतु शुरू किया गया है और इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुआ है। इसके तहत 7 टीकों, जो कि डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस, क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस एवं खसरा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ड्यूटी ड्रॉबैक उस शुल्क की पूरी या आंशिक वापसी करता है जिसे निर्यात के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं पर सीमा या उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को भुगतान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति तीनों से संबंधित है, जो कि भारत में आर्थिक सुधारों के घटक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। मुफ्त या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात, प्रसंस्करण आदि की सुविधा होती है और उपरोक्त क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से मुक्त होते हैं, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना। बिहार के पटना जिले में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें, जो कि 14 सीटें हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा का क्षेत्र है। गया एवं मुजफ्फरपुर में 10 विधानसभा की सीटें हैं और बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 94.1%। बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार खाद्यान्न फसलों का कुल फसल क्षेत्रफल में 19-20 में 94.1% योगदान है। इसमें अनाज 87.4% है और दलहन 6.7% है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2,18,303 करोड़ रुपए। वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट 2,18,303 करोड़ रुपए थे
और वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का बजट 2,37,691 करोड़ रुपए हैं, जिसमें इस बार सर्वाधिक जो है 16.5% जो है शिक्षा को दिया गया है। 2022-23 का बजट 2,37,691 करोड़ है और इसको 28 फरवरी 2022 को तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सबसे उत्तर में है नल्लामलाई, उसके बाद जवादी, फिर नीलगिरी और सबसे अंत में है अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, ये सही है। लेपुलेख उत्तर प्रदेश, तो लेपुलेख उत्तर प्रदेश में नहीं है। लेपुलेख जो है वो भारत चीन बॉर्डर पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लेपुलेख उत्तर प्रदेश। उसके बाद नाथुला सिक्किम, ये भी सही है। जोजिला कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख, ये भी सही है। तो लेपुलेख उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रन ऑफ कच्छ। सर क्रीक विवादित स्थल रन ऑफ कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़, यह सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, ये भी सही है। वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र, ये भी सही है। मलनाड आंध्र प्रदेश, तो मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कर्नाटक में है। ठीक है, मलनाड कर्नाटक में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है? तो दक्षिण भारत एवं मध्य भारत में जंगलों एवं पहाड़ों के क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति जैसे संथाल, भील, येरुवा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति हैं संथाल, भील और येरुवा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किन नाम से नहीं जानी जाती? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहंग एवं बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिसांग। और दिसांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हजारीबाग झारखंड। भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड हजारीबाग झारखंड में स्थित है, जिसका तापमान 88 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, ये सही है। तिलैया बांध कोनार नदी, तो ये गलत है। तिलैया बांध जो है वो बड़ाकर नदी पर स्थित है। गांधी सागर चंबल नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तिलैया बांध। और ये जो है बराकर नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाय। ढलान युक्त जमीन एवं 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा चाय के लिए उपयुक्त है और भारत में चाय का उत्पादक क्षेत्र असम, दार्जिलिंग एवं तमिलनाडु का नीलगिरी पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है? तो कारा सागर सबसे उत्तर में रूस के यमास प्रायद्वीप के निकट है। उसके बाद श्वेत सागर रूस के सिंटे पिट्सबर्ग के निकट है। उसके बाद काला सागर टर्की के उत्तर में है और लाल सागर सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में कौन संधि है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेरिंग संधि। ग्रीनविच इंग्लैंड शहर के बीचों बीच गुजरता है, जो कि 0 डिग्री देशांतर है, एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन
180 डिग्री ईस्ट अथवा 180 डिग्री वेस्ट है, जबकि मलक्का संधि 101 डिग्री पर है, 101 डिग्री 20 मिनट ईस्ट पर है। बेरिंग संधि 169 डिग्री वेस्ट पर है। फ्लोरिडा संधि 79 डिग्री 45 मिनट वेस्ट पर है और जिब्राल्टर संधि जो है वो 5 डिग्री 36 मिनट वेस्ट पर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बेरिंग संधि। अगला प्रश्न है, स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देश सूची में सम्मिलित नहीं है। झूम कृषि भारत, ये सही है। मसोले कांगो मध्य अफ्रीका, ये भी सही है। लदांग श्रीलंका, ये गलत है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र में स्थानांतरणशील कृषि है, जबकि श्रीलंका के क्षेत्र में चेना नामक स्थानांतरणशील कृषि होती है और मिस्पा मेक्सिको और मध्य अमेरिका में की जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लदांग श्रीलंका। अगला प्रश्न है, किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो को चौड़े रोड के कारण दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सबसे अधिक वन जो है वो कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, रोहतास और फिर जमुई में है। और वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन की अधिकता सबसे ज़्यादा निम्नलिखित जिलों में है, जो कि इस प्रकार हैं: कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई और उसके बाद गया। 2019 के लिए भी यही है और 2021 के लिए भी यही है। अगला प्रश्न है, बिहार में शैलों का निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो धारवाड़ संरचना, जमुई, गया, मुंगेर, ये सही है। विंध्य, कैमूर और रोहतास, ये भी सही है। टर्शियरी, रोहतास और बांका, ये गलत है। टर्शियरी जो है वो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, जिसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के समय हुआ था। और क्वाटनरी, उत्तर एवं मध्य गंगा का मैदान, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टर्शियरी, जो कि पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसके तहत भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए, जो कि इस प्रकार हैं: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था और संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताएं हैं, वह भारत का नागरिक हो, तो वो जन्म से नहीं, वो सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद वह 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये सही है। वह लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, राज्यसभा की नहीं, लोकसभा की, तो ये गलत है। और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1965 में। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लागू हुआ है, 1962, 1971 और 1975 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाग 3। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1969 में मोरारजी देसाई की सरकार में बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीपी मंडल। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 ईस्वी में काका कालेकर के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ था, जिसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा को संविधान में जोड़ा गया था। इसमें नेपाली को नहीं जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेपाली। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वीं लोकसभा। जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो गई थी, तब लोकसभा का कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक का था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन महिलाओं के राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1990 के तहत 1992 में किया गया। अगला प्रश्न है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पॉलीसार्थेमिया। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से पॉलीसार्थेमिया नामक बीमारी हो सकती है और थैलीसीमिया रोग में आरबीसी नहीं बनता है। अनीमिया मतलब खून की कमी, लुकीमिया ब्लड कैंसर जिसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है और हेमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? सिकल सेल अनीमिया, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये चारों जो हैं आनुवांशिक रोग हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न उपकरणों में किसको रक्तचाप के मापन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस्फिग्मोमैनोमीटर। एस्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम ऑक्जिलेट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। सबसे पहला कथन है, इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। यह सही है। इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है। यह भी सही है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। तो ये गलत है। इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। इसमें माइटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम भी उपस्थित नहीं होता है, जिसका मुख्य उदाहरण विषाणु, जीवाणु, हरित शैवाल इत्यादि है। अगला प्रश्न है, अंडे के सफेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोलैमिन्स।
अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोलैमिन्स नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसके अलावा यह प्रोटीन गेहूं एवं मक्का में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मम्प्स, रेबीज, हर्पीज, ये तीनों विषाणु जनित रोग हैं और पोलियो भी विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर के किण्वन के दौरान इथाइल अल्कोहल हमेशा बनता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन या जलीय कृषि आता है। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और वर्मी कल्चर के अंतर्गत कृमि के उपयोग से बगीचे की खाद बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? स्टेपीज, मैलिस और इनकस जो है कान से संबंधित है, जबकि पेटिला जो है वो घुटने की हड्डी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कबूतर। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या सबसे अधिक 80 होती है, जबकि बिल्ली में 38, कुत्ते में 78 और चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रिक्टर स्केल। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। एमीटर से करंट मापा जाता है, वोल्टमीटर से वोल्टेज मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर से भी करंट मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव में एचआईवी वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा को। मानव शरीर में एचआईवी वायरस प्रतिरक्षा या इम्यून सिस्टम को असर करता है। आपको कमेंट में बताना है कि एचआईवी और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत मरकरी नहीं आता है। मरकरी जो है ग्रुप 12 के अंतर्गत आता है, जबकि कार्बन परिवार में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड इत्यादि आता है, जिसके 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसके 72 कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगला प्रश्न है, जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण एवं सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पाराध्वनि तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? पाराध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। पाराध्वनि तरंगों को चमगादड़ सुन सकते हैं, जबकि मानव जो है वह 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का आणविक सूत्र है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, Al2O3 2H2O। और बॉक्साइट जो है वो अल्मुनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम या मुख्य क्वांटम, दूसरा है द्विआंशीय या एजीमुथल क्वांटम, तीसरा है चुंबकीय या मैग्नेटिक क्वांटम और चौथा है स्पिन क्वांटम या चक्रण क्वांटम। अगला प्रश्न है, अल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो अल्कीन में द्विबंधन होता है और अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है।
अल्केन में एकल बंधन होता है और त्रिबंधन अल्काइन में होता है। अगला प्रश्न है, द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण है, तो इसका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी वस्तु अपना आकार छोटा करना चाहती है, जिसके कारण द्रव का बूंद गोलीय आकार का दिखता है। अगला प्रश्न है, कार्य, विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगला प्रश्न है, बैगनी रंग के तरंग दैर्घ्य के संबंध में सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इसका तरंग दैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है। बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। और न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है जो कि परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। अगला प्रश्न है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किरचॉफ्स का नियम। उपरोक्त कथन जो है वो किरचॉफ्स के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनंत पर। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत पर है। अगला प्रश्न है, www का विस्तृत रूप है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक जो है वो वाट है और एम्पियर करंट का मात्रक है। अगला प्रश्न है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है और इसका फॉर्मूला होता है O3। और वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और इसके बाद 141 से 150 तक मैथ के प्रश्न हैं, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।